हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन की इस अवधि में आप ऑनलाइन क्लासेस का सुविधा ले रहे होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। हम भी आपके लिए नित्य नए नए और ज्ञानवर्धक वीडियोज बनाएंगे जो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आइए आज हम लोग एक सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक दूसरे का परिचय कर लें। हाँ, ये तो सही है, हम अपना परिचय आपको बता देता हूँ, लेकिन आपका परिचय, आप अपना नाम, आप अपने बारे में जो भी लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। उसे पढ़कर मैं आपके परिचय से परिचित हो जाऊंगा। मेरा नाम चंदन शर्मा है और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है ये आर्ट्स में जाना जाता है, थोड़ा भारी है। कुछ मैथ इसमें होते हैं और कुछ टेक्निकल वर्ड इसमें ऐसे होते हैं जो आसान नहीं समझा जाता है, लेकिन मैं आपको इस इकोनॉमिक्स को बड़े आसान लहजे में, आसान भाषा में, सरल तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। आप हमारे वीडियोस को देखते जाएं और जहां भी आपको दिक्कत पहुंचे, किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, हम तत्काल उसका जवाब देंगे। आइए बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र जो पढ़ना है, इसमें आज हम इकोनॉमिक्स का एक बेसिक चीज बताएंगे, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में, इसकी उत्पत्ति, इसका प्रकार है ना, इसके बारे में, इसका महत्व, इसका स्कोप, ये सब छोटे छोटे चीज हम आपको बताएंगे आज। और कुछ इकोनॉमिक्स के जो वर्ड हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को जानने में, कुछ टेक्निकल वर्ड होता है, तो उसके बारे में, उसकी परिभाषा, उसको उदाहरण देकर हम समझाएंगे, ताकि आगे आपको इकोनॉमिक्स के लंबे लंबे चैप्टर पढ़ने में उन कठिन वर्डों का सही अर्थ और परिभाषा जब आप जाने रहेंगे तो सुविधापूर्वक उन विषयों को आप पढ़ पाएंगे। तो आज के क्लास खत्म होने के बाद भी हम आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, जो आप करके हमें कमेंट सेक्शन से हो या जिस भी सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं और कौन कैसा क्या कर रहा है इसका हम मूल्यांकन कर पाएंगे। सबसे पहले बता दें, हम यहाँ जो इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, ये इकोनॉमिक्स एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम शुरू से ही। इकोनॉमिक्स आर्ट्स में आता है, लेकिन ये आर्ट्स में थोड़ा सा कठिन माना जाता है। टेक्निकली कुछ वर्ड इसमें ऐसे होते हैं जो जल्दी याद नहीं होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको जब आप बढ़िया से समझेंगे, अच्छे टीचर से अच्छे ढंग से यदि पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा और बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। तो 8 क्लास तक तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है सिलेबस में, स्कूली पाठ्यक्रम में, लेकिन 8 क्लास के बाद 9th 10th में जब जाएंगे आप, तो आर्ट्स में एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बढ़ जाता है। वही जब 11 12 में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स एक विषय ही अलग हो जाता है। उसके अलावा आप आगे क्लास में जा सकते हैं, बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, पीएचडी इस विषय से कर सकते हैं। तो ये तो एक अपना एक विषय हो गया जिसका एकेडमिक कोर्स बता रहे थे। लेकिन आप यदि इकोनॉमिक्स से बीए नहीं कर रहे हैं, एमए नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से अगर आर्ट नहीं इंटर हैं, फिर भी अगर आईएससी हैं, आईकॉम हैं, फिर भी इकोनॉमिक्स की जानकारी रखना आपके लिए तब और जरूरी हो जाता है जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। क्योंकि जनरल कंपटीशन में जो जीके जीएस से सवाल आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के अतिरिक्त इकोनॉमिक्स से भी होते हैं। इकोनॉमिक्स अगर आपका स्ट्रांग है, बढ़िया है, तो जीके जीएस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और आपको मालूम है जीके जीएस का कितना महत्व है। कोई भी एग्जाम हो, छोटा सा हो, एकदम सिंपल एग्जाम हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, उसमें जीके जीएस होना बहुत जरूरी है। और जीके जीएस में इकोनॉमिक्स, ऐसे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इतना आसान लैंग्वेज है कि बच्चे उससे परिचित होते हैं। अगर मेरा मानना है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़ें, अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस से आप आइए बीए में होंगे तभी क्वेश्चन देंगे, ऐसे ही बता दे सकते हैं 5 सालों के लिए। चुनाव कौन कराती है, निर्वाचन आयोग कराती है, माने ये सब सवाल आप पॉलिटिकल साइंस का हो या हिस्ट्री का हो, ये सब चीज बिना पढ़े आप बता सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा चीज है कि थोड़ा सा इसे स्टडी और अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। ये कुछ कठिन वर्ड है, कुछ कुछ भारी चीज भी इसमें रहता है, मैथ भी रहता है, कुछ स्टैटिस्टिक्स से सवाल आते हैं।
तो ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से पढ़ना होगा, स्वाध्याय करना होगा, मेहनत करना होगा। हाँ, याद रखिए भारी नहीं है, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, यह बहुत आसान हो सकता है, इसको आप सही से पढ़ें तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का एकदम शुरू से ही। शुरू में हमने एक दिन का क्लास किया था दिव्य सक्सेस पॉइंट में। आप लोगों के यहाँ इकोनॉमिक्स का फंडा जो स्टार्टिंग फंडामेंटल जो नॉलेज होता है, बेसिक नॉलेज, उसके बारे में हमने बताया था। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, इसके स्वरूप के बारे में, इसके स्कोप, इसकी उत्पत्ति, इसका प्रयोग, ये सब छोटे मोटे चीज़ों का हमने जिक्र किया था। एक दिन का क्लास हुआ था। तब तक तो लॉकडाउन की ही घोषणा हो गई, उसके बाद में फिर आपसे हमारी भेंट मुलाकात भी कभी ना हो पाई कि इस विषय पर हम आगे चर्चा कर पाएँ। लेकिन अब मौका मिला है, ऑनलाइन क्लास लेने की सुविधा का विस्तार हमने किया है। तो आइए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपकी सेवा में इकोनॉमिक्स का जो बेसिक नॉलेज है यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, ये सब सवाल आपको आगे भी बताएंगे। और अभी रिसेंटली कौन कौन एग्ज़ाम हुआ है जिसमें इकोनॉमिक्स के किस पार्ट से कैसे सवाल थे, इस सब की हम चर्चा करेंगे। कौन से सवाल किस ईयर में आए हैं, किस चैप्टर से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी स्वरूपों पर, प्रश्न के इन सभी भागों पर हम चर्चा करेंगे। और आपको जितना हो सके हम आपको अच्छा देने की, बेहतर और विशेष देने की कोशिश करेंगे। बस आपका काम है वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखें, समझें। ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, और साथ ही इसे रेगुलर देखें और हमारे साथ बने रहें। हम आपके साथ बने रहते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे कि जो भी विषय हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस विषय का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं, परिचय लेते हैं, विषय क्या है, कैसे है ना। उसके बारे में जानने के बाद फिर उससे आगे हम लोग जानते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये जानते हैं हिस्ट्री शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, हिस्टोरिका नामक शब्द में, इसके जन्मदाता कौन है, तो हेरोडोटस है। ज्योग्राफी के क्या है, इस तरह आप पढ़ते होंगे। तो आइए उसी का स्टार्टिंग उसी स्लैब से, उसी पहले बिंदु से हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग जो विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस विषय को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा गया है और इसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहा गया है। अब जानते हैं इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो है, हिंदी में अर्थशास्त्र होता है। इकोनॉमिक जो है इसकी उत्पत्ति एक लैटिन वर्ड से हुई है। लैटिन वर्ड है ना, इकोनॉमिया। इकोनॉमिया शब्द है, इकोनॉमिया है ना, इको और जोड़नोमिया है। इको जोड़नोमिया, इसका अर्थ होता है, इको का मतलब पूंजी और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी पूंजी का मैनेजमेंट, पूंजी का व्यवस्थितीकरण, सुव्यवस्थितीकरण होता है। और अर्थशास्त्र का भी अगर आप संधि विच्छेद करें हिंदी व्याकरण के तहत तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा अर्थ जोड़ शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, धन दौलत, संसाधन, और शास्त्र का मतलब होता है उसका अध्ययन करने की एक माध्यम, एक ऐसी मानक पुस्तक जिसके द्वारा हमें उन सभी चीज़ों का ज्ञान हो सके। तो अर्थशास्त्र में भी हमने देखा कि उस पूंजी के ही बारे में, रुपये पैसों के बारे में ही शास्त्र हमें ज्ञान दे रहा है। और इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिया अर्थात पूंजी का प्रबंधन, इसे हाउस मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इकोनॉमिया को हम क्या कहते हैं, अर्थात इकोनॉमिया का हो गया मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ का मतलब, वेल्थ मतलब धन, संपत्ति, रुपये पैसा है ना। तो पूंजी कहिए, धन कहिए, संसाधन कहिए, और मैनेजमेंट मतलब उसका सिस्टमेटिक व्यवस्थितीकरण करना, यानी उसका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, है ना। तो इकोनॉमिया को जो लैटिन शब्द है इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन माना जाता है, ये इकोनॉमिया शब्द से निकला हुआ है। और इसका सही अर्थ अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ होता है, जिसको हिंदी में हम पूंजी या धन का प्रबंधन कह सकते हैं। ठीक है। अब अर्थशास्त्र का भी अगर संधि विच्छेद करें तो इसका भी अर्थ लगभग यही निकलता है। अर्थ का मतलब धन, रुपये, पैसा, संसाधन, और शास्त्र का मतलब उसका ज्ञान प्राप्त करने की एक इकाई, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन। तो अर्थशास्त्र का मतलब ही हुआ पूंजी का प्रबंधन करना, हमें जो प्राप्त संसाधन है, उपलब्ध संसाधन है, उनका सदुपयोग करना, है ना, एकदम विवेकपूर्ण सदुपयोग करना, और अधिक से अधिक हमें उन्हीं उपलब्ध संसाधनों में ही हम असीमित सुविधाओं की पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति कर पाना ही हमें अर्थशास्त्र सिखलाता है।
तो इस इकोनॉमिक्स में का अर्थ ओरिजिन तो आपने समझा, ये पहला टॉपिक हुआ। अब इससे आगे हम जानेंगे इकोनॉमिक्स तो है, आपको बार बार कभी कभी इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, कभी इकोनॉमी पढ़ना होगा, कभी अर्थशास्त्र, जैसे अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, ये दोनों चीज क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, आइए हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये एक शब्द है और एक दूसरा शब्द है इकोनॉमी, इकोनॉमी। अब देखिए ये दोनों में फर्क क्या है, सब बहुत बड़ा फर्क है, छोटा मोटा फर्क नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक विषय का नाम है, ये एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी है, सिद्धांततः इसका हम अध्ययन करते हैं, है ना। और इसी इकोनॉमिक्स में बताए गए सिद्धांतों को, बताए गए नियमों को जब हम रियल लाइफ में या वास्तविक जीवन में उसका उपयोग करते हैं, तो उस व्यवस्था को, जिस कार्य प्रणाली के तहत हम इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को लागू करते हैं, उस सिद्धांतों को हम इकोनॉमी करते हैं, अर्थव्यवस्था करते हैं। और उसी अर्थव्यवस्था के प्रकार आप जानेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो वो एक अलग कार्य प्रणाली के तहत पूंजी की व्यवस्था की जाती है, मैनेजमेंट किया जाता है। एक साम्यवादी होती है तो उसमें कुछ व्यवस्था अलग होता है। मतलब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी का अर्थ ही हुआ है कि इकोनॉमिक्स के बताए हुए सिद्धांतों को और इकोनॉमिक्स में जो दिए गए मापदंड होते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, उन चीज को जब हम रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में जब हम उपयोग करते हैं, तो उपयोग किसी तरीके से करते हैं, ऐसे ही नहीं ना उपयोग करते हैं, तरीके से, किसी मापदंड, एक मानक तरीके से हम करते हैं ना। तो वो मापदंड, वो मानक तरीके, वो कार्यशैली जिसके द्वारा हम मैनेजमेंट करते हैं, वो कार्यशैली, वो मापदंड, वो व्यवस्था ही हमें इकोनॉमी कहलाता है ना। तो इकोनॉमी का हिंदी होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और इकोनॉमिक्स का तो अर्थ ऊपर आप जान चुके हैं, अर्थशास्त्र होता है। इकोनॉमिक्स का अर्थ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का अर्थ अर्थशास्त्र होता है और इकोनॉमी का अर्थ अर्थव्यवस्था होता है। अब इसमें जानने की चीज है कि ये विषय की खोज किसने की। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र ऐसा मानते हैं कि अर्थशास्त्र की खोज जो है कि आज से 2400 ईस्वी पूर्व चाणक्य, एक विद्वान महापंडित हुए थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्राचार्य विद्वान थे, है ना। तो उन्होंने ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। शायद वही अर्थशास्त्र इसकी उत्पत्ति हो, जैसा बहुत सारे बच्चे मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। कौटिल्य ने, चाणक्य ने, और उन्हीं का एक दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, उनके द्वारा जो लिखा गया था किताब अर्थशास्त्र, वो कोई विषय नहीं थी, वो एक ऐसी किताब थी, वो एक व्हाइट डॉक्यूमेंट थी। व्हाइट डॉक्यूमेंट जो श्वेत पत्र होता है, जैसे भारत सरकार कोई घोषणा श्वेत पत्र होता है ना भारत सरकार का, तो उस समय जो चाणक्य जो महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन करते थे, तो शासन कैसे करे, राजा शासन कैसे करना चाहिए, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह शासन को और उन्नत बनाया जाए, लोगों का जीवन शैली अच्छा किया जाए, राजा को कौन कौन से कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं, तो इन सारी चीजों का एक विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है उस किताब में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, वो अर्थशास्त्र मात्र एक किताब है, याद रखना है। अर्थशास्त्र वो विषय नहीं है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति का पहला किताब नहीं है। वो एक ऐसी किताब है जो राजा कैसे शासन करे, प्रशासक कैसा होना चाहिए, राज्य की उन्नति के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, इन सभी चीजों का उसमें विस्तृत वर्णन किया गया है कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा, चाणक्य जिनका नाम था। ये 4वीं सदी ईस्वी पूर्व की बात है, लगभग आज से 2400 साल पहले की बात है ना। तो वो एक किताब है, विषय नहीं है, याद रखना है, वो एक किताब है। तो अब देखिए, तो वो तो किताब है अर्थशास्त्र। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ है कौटिल्य, इसके जो राइटर हैं, है ना, दिखाई पड़ रहा होगा सबको, ठीक है, कौटिल्य है, इन्हीं का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, और इन्हीं का तीसरा नाम है चाणक्य, है ना। अब देखिए, ये 3 नाम एक ही व्यक्ति का है। चाणक्य ज्यादातर व्यक्ति जानते हैं नाम इनका, कौटिल्य भी कुछ व्यक्ति जानते हैं, हालांकि कुछ लोग तीनों जानते हैं। कौटिल्य का अर्थ होता है वो एक कुटिल विचार के थे, कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ तो थे ही, कूटनीतिज्ञ भी थे, बहुत बड़े
स्तर के कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए वो कुटिल विचार होने की वजह से उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य भी थे, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों नाम याद रखना है। कभी कुछ पूछता है एग्जाम में, कभी कुछ पूछ देता है, तो तीनों आपको याद रखना है। ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं और इन्होंने अर्थशास्त्र की किताब की रचना की थी आज से 2400 साल पहले, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो वो किताब एक जो है विषय नहीं है ना, ये जो अर्थशास्त्र है ये विषय नहीं है, ये क्या है, एक पुस्तक है, मात्र एक पुस्तक है। ठीक है, मात्र एक पुस्तक है। किस चीज पर लिखा हुआ पुस्तक है, इसमें विषय किन चीजों का वर्णन है, तो विषय समझिए, राजा राज्य कैसे करे, राजा राज्य कैसे करे, प्रशासक के कार्य, अधिकार और कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उसमें उल्लेखित है। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र समझ में आ गई। अब आइए इस अर्थशास्त्र पे आते हैं, अब उसको हटाइए। अब इस अर्थशास्त्र पर जो आ रहे हैं, जो हम लोग को विषय पढ़ना है, इस अर्थशास्त्र के फिर दूसरे रचनाकार हो गए, दूसरे कोई रचयिता या इसके लेखक हो गए, तो आइए उनकी चर्चा करते हैं। चलिए फटाफट आप लोग बताइए, इसमें कितने विद्यार्थी जानते हैं इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कौन है, इकोनॉमिक्स के रचयिता कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कितने माना जाता है, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं। जो बच्चे जानते हैं फटाफट वीडियो पॉज करें और नीचे कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूं, आप जब 8 क्लास के बाद, हमने बताया कि 8 क्लास तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है ना, 8 क्लास के बाद एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है 9, 10 से, और फिर आगे चला ही जाता है, फिर इसके भाग बन जाते हैं, माइक्रो मैक्रो, इसके अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, है ना, सूक्ष्म इकोनॉमिक्स, बृहत इकोनॉमिक्स, ये सब तो विस्तृत होता जाता है। तो सबसे पहले इस इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं वो आप क्लास से, प्राइमरी क्लास से लेके PhD तक जिस विद्वान का नाम पढ़ेंगे उस विद्वान का नाम है एडम स्मिथ। हाँ जी, आपने सही सुना, एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये एडम स्मिथ कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, एडम स्मिथ के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर जो जानते हैं उसके बारे में कमेंट करें, औरों को बताएं। हम चलिए वीडियो में बता देते हैं, इकोनॉमिक्स के जो अर्थशास्त्र थे, अर्थशास्त्री थे, पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी, उनका नाम था एडम स्मिथ। ये ब्रिटेन के रहने वाले एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो एडम स्मिथ ये ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म, बर्थ है ना, इनका जन्म 16 जून 1723 ईस्वी को कर्कलैंडी यूके में हुआ था। कर्कलैंडी एक जगह है, आप लोग नोट करते जाएं, जब भी वीडियो देखें तो उस वीडियो को पॉज करें और कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसको आप कॉपी पर उतार लें, जो फिर आपको कभी भी काम आएगा। और बार बार ये सवाल में आते रहते हैं, इसलिए इसका फेयर करना बहुत आवश्यक है। अगर कुछ छूट जाता है तो वीडियो पॉज करके बैक करके भी उतार सकते हैं, और जब बोर्ड भर जाएगा तो इसको फिर मिटा के फिर दूसरा हम देखेंगे तो छूट जाएगा। इसलिए आप कॉपी लेकर बैठे और वीडियो देखते रहें। तो हम बता रहे थे एडम स्मिथ का जन्म कहाँ हुआ था, 16 जून 1723 को कर्कलैंडी यूके में हुआ था। यूके उत्तराखंड नहीं, यूके यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनका जन्म वहां हुआ था। अब आइए फटाफट आप में से कितने व्यक्ति जानते हैं इनकी मृत्यु कब और कहां हुई थी, जो जानते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। चलिए हम बता देते हैं डेथ, इनका जो डेथ हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था, है ना, 17 जुलाई 1790, 17 जुलाई 1790 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था, तो एडिनबर्ग, यूके, एडिनबर्ग नामक एक जगह है, वो भी यूके में ही पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड का ही नाम है ना। तो इनका डेट 17 जुलाई 1790 को हुआ, जन्म 16 जून 1723 को हुआ, जन्म स्थान कर्कलैंडी यूके है और मृत्यु स्थान एडिनबर्ग यूके है। अब आइए जानते हैं हम लोग एडम स्मिथ इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, इनके बारे में क्यों इतना अर्थशास्त्र में जाना जाता है, इन्होंने
क्या किया था अर्थशास्त्र के बारे में, कौन सा ऐसा सिद्धांत दिया था जिसके वजह से इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी थी, बहुत ही मशहूर हुई, और अर्थशास्त्र का वो बेसिक नॉलेज देता है। उसमें जो अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत आप लोग पढ़ते हैं, उनमें अधिकतर सिद्धांतों का उस पुस्तक में उल्लेख है। उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको आप लोग उतार लेंगे, है ना। यह किताब 1776 ईस्वी में लिखा गया था। किनके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ लिखे थे। और इसी किताब में उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, पूंजी का विज्ञान है। अर्थशास्त्र का उपयोग ही हम धन के उत्पत्ति के लिए करते हैं, धन के वितरण के लिए करते हैं। उत्पादन, उपयोग, विनिमय, यानी विभिन्न प्रकार के जो भी कीवर्ड आप देखते हैं इकोनॉमिक्स में, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं वो सारे आपको इस किताब में मिलेंगे। इसी में कहा गया था कि अर्थशास्त्र पूंजी का विज्ञान है और अर्थशास्त्र पूंजी के लिए कार्य करता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है पूंजी कमाना, पैसा कमाना, कैपिटल गेन करना। तो ये अर्थशास्त्र की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। उसके पहले भी अर्थशास्त्र की भाई था, लोग उपयोग करते थे, एक अर्थव्यवस्था की रूपरेखा होती थी, लेकिन एक मानक रूप से लिखित फॉर्म में जब हमारे पास एक कोई सिद्धांत जब प्रस्तुत होती है तभी से हम उसकी गणना करते हैं, है ना। तो 1776 ईस्वी से ही एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, और इसके बारे में फिर बाद के जो वैज्ञानिक आए, बाद के अर्थशास्त्री आए, है ना, इकोनॉमिक्सिस्ट आए, वो लोगों ने इसमें अपने अपने सिद्धांतों को, अपने अपने अनुभवों को इसमें जोड़ते गए, और इस तरह इकोनॉमिक्स जो है विस्तृत होता गया, जो आज के डेट में आपको जानना पड़ेगा, है ना। माल्थस के बारे में, उसके रॉबिन्सन, प्रोफेसर रॉबिन्सन, है ना, बहुत कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है इसमें। हम आगे चर्चा भी करेंगे जब इकोनॉमिक्स के प्रकार जब चर्चा करेंगे, तो इकोनॉमी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। एक समय था कि ये 3 प्रकार नहीं, मात्र एक प्रकार हुआ करता था, केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती थी। और वो कौन सी परिस्थितियाँ थी? केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती थी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अता पता नहीं था। कौन सी स्थिति बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसके वजह से फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत हुई, या सोशलिस्ट इकोनॉमी की शुरुआत हुई। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो है कि कुछ महत्व कम हुआ। फिर एक मौका ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों का क्रेज बढ़ा और दुनिया मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ रन की, जैसे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था मानने वाला देश है। तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आगे। फिर इसमें और भी कुछ कड़ी है जो हम आपको बता देते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स की परिभाषा, जो डेफिनेशन है उसको जानते हैं। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमी किसे कहते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके उसे रोक करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, है ना। सबसे पहले मैं बताता हूँ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमी क्या होता है। इसको जो बच्चे चाहते हैं उतारना है, वीडियो रोक करके इसको उतार लें, ठीक है। आगे हम बोलते हैं, लिखिए, आप लोग लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? मुद्रा, व्यवसाय और उद्योग की संगठन रीतियों के सिद्धांतों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर से सुनिए, मुद्रा, व्यवसाय, मुद्रा यानी रुपए पैसे, व्यवसाय, है ना, उद्योग की संगठन रीतियों, है ना, और उसके सिद्धांतों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस शास्त्र को, जिस शास्त्र के अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब आइए हम लोग इकोनॉमी जानते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ना। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। तो गौर से सुनिए, तो हम चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, है ना। तो मुद्रा, विनिमय, व्यवसाय, उद्योग के संगठन रीतियों के सिद्धांतों का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थशास्त्र एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके तहत है ना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, है ना, उपयोग, ये सब का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं।
और उन सिद्धांतों को, अर्थशास्त्र में जो बताए गए सिद्धांत है, विनिमय के सिद्धांत, उत्पादन के सिद्धांत, है ना, मुद्रा के सिद्धांत, और भी बहुत सारे जो जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए जब हम रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में अपने जिन सिद्धांतों का हम अनुसरण करते हैं, उन सिद्धांत को ही हम अर्थव्यवस्था के प्रकार मानते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, अर्थव्यवस्था क्या परिभाषा ही यही है कि अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों को लागू करने के लिए जिन मार्गों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस व्यवस्था या जिस कार्यशैली के तहत वो सिद्धांत को लागू किया जाता है, उस व्यवस्था को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब अर्थ यानी रुपए पैसों, और जिस व्यवस्था के तहत उसका जो है उपयोग, वितरण, विनिमय, है ना, या उत्पादन जब होता है सेवाओं का, वस्तुओं का, तो उसको हम उस प्रकार के अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स के अगले हिस्से में। तो इसके बारे में जो छात्र चाहते हैं इसको उतारना, वो उतार सकते हैं, ठीक है। इसको उतार सकते हैं, वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर लें। फिर अब इसको हम मिटा करके फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बोर्ड साफ हो चुका है, आप लोग उतार भी चुके हैं। अगले पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब जानते हैं इकोनॉमिक्स के प्रकार। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक्स का भेद कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है माइक्रो, है ना, माइक्रो, और एक होता है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझिए माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखें, है ना। और माइक्रो को हिंदी में व्यष्टि कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और इसको माइक्रो अर्थशास्त्र को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र, याद रखना है। अब इसका कुछ और नाम भी है, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, सूक्ष्म, है ना। और समष्टि अर्थशास्त्र को बृहत अर्थशास्त्र भी के नाम से भी जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र कहें या बृहत अर्थशास्त्र कह सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहें या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कह सकते हैं। इसी को इंग्लिश में माइक्रो और मैक्रो कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों उतार लीजिए। अब आइए सबसे पहले जानते हैं माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। दोनों में बहुत फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बारे में। उतार लीजिए इसको। सबसे पहले जानते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र, इसके जनक कौन है ना। माइक्रो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जो जानते हैं विद्यार्थी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं माइक्रो अर्थशास्त्र के जनक कौन है और माइक्रो अर्थशास्त्र के जनक कौन है। माइक्रो अर्थशास्त्र के जनक आप में से यदि कोई जानते हैं तो जरूर कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो यहाँ समझिए। माइक्रो अर्थशास्त्र के जनक जो थे है ना, रेगनर फ्रिच थे। कौन थे, रेगनर फ्रिच। रेगनर फ्रिच याद रखना है। रेगनर फ्रिच बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने माइक्रो अर्थशास्त्र की शुरुआत की थी। और समष्टि अर्थशास्त्र के जो रचनाकार थे या इसके संस्थापक थे या माइक्रो अर्थशास्त्र के सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति थे अर्थशास्त्री, उनका नाम क्या था। जो जानते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नहीं जानते हैं तो यहाँ ध्यान दें। उनका नाम था J.M. किन्स। J.M. किन्स याद रखना है, J.M. किन्स। इनका पूरा नाम हो गया जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स। आइए सबसे पहले अर्थशास्त्र की जब शुरुआत हुई थी 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के द्वारा, किनके माध्यम से, तो एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं था, उस समय केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स था, है ना। रेगनर फ्रिच इसके संस्थापक थे। तो इसमें क्या बातें हैं, माइक्रो अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है, पहले इसको जान लीजिए, फिर इसके बीच में अंतर स्पष्ट करने में हमें भी और आपको भी समझने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो माइक्रो अर्थशास्त्र जो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नाम से ही जैसे ज्ञात हो रहा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, छोटा,
और माइक्रो का मतलब समष्टि, बड़ा, बृहद पैमाने पर, बस नाम से ही ज्ञात हो रहा है, बस इसी से याद रखना है कि अर्थशास्त्र जैसे परिवार, एक व्यक्ति के जब आर्थिक क्रियाकलापों के, उसके सिद्धांतों का या आर्थिक लेन देन का जब हिसाब किताब जब हम सूक्ष्म स्तर पर करते हैं, छोटे से इकाई की के सिद्धांत की जब चर्चा करते हैं, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। और जब एक बड़े पैमाने पर पूरे देश की जब इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। जैसे किसी परिवार, किसी फर्म, किसी दुकान, किसी उपभोक्ता, मान लेते हैं एक छोटे से उपभोक्ता, एक सामान्य व्यक्ति जो किराने दुकान पर जाकर डिटॉल का साबुन मांग रहा है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, बस वही काम चला हुआ है कोरोना डिटॉल, तो वो उपभोक्ता क्यों ले रहा है डिटॉल, इसका जब हम उल्लेख करते हैं, पढ़ते हैं क्या कारण है, डिटॉल लेगा, लाइफबॉय क्यों नहीं लेगा, और सब चीजें नहीं लेगा, तो ये अध्ययन हम उपभोक्ता सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं, तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। किसी उपभोक्ता, किसी फर्म, किसी परिवार या छोटे से इकाई के जब हम आर्थिक क्रियाकलापों की जिस भाग में हम चर्चा करते हैं, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके संस्थापक रेगनर फ्रिच थे। अब माइक्रो जब हम देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, एक बृहद पैमाने पर, जब बड़े स्तर पर किसी आर्थिक क्रियाकलाप की जब चर्चा करेंगे, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे गरीबी की चर्चा करेंगे तो किसी एक गरीब की चर्चा नहीं हो रही है। गरीबी का मतलब एक बड़े पैमाने पे एक बड़े से जन समूह की चर्चा होती है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न माध्यमों से भी नहीं कर पाते हैं। उनकी अर्जन शक्ति, क्रय शक्ति इतनी कम है कि उनकी जो मिनिमम आवश्यकताएं भी जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। वैसे लोगों को गरीबी रेखा में रखा जाता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे पुअर लाइन किसे कहते हैं, जो बीपीएल, आप लोग जानते हैं बीपीएल एपीएल क्या होता है, बिलो पुअर लाइन है ना, एबो पुअर लाइन, ये सब हम चर्चा आगे करेंगे। यहाँ बताते हैं तो गरीबी क्या है। गरीबी किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, एक बड़े जन समूह, एक बड़े स्तर से लोगों को प्रभावित करता है, तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं बेरोजगारी की कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। बेरोजगारी शब्द कहने से मात्र किसी एक व्यक्ति का बोध हो जाए ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी कहने का मतलब बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा जन समूह ऐसा होगा जो कार्य की तलाश में भटक रहा होगा और उसे कार्य की प्राप्ति नहीं होती होगी, वैसे लोगों को हम बेरोजगार कहते हैं, और उस व्यवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। उसका दौर निकाला जाता है, कितने लोग बेरोजगार है कुल जनसंख्या में, ये सब चीजें होती है। तो ये माइक्रो अर्थशास्त्र में होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अब उम्मीद है हमें माइक्रो और माइक्रो में आप अर्थ स्पष्ट कर लिए होंगे, व्यष्टि और समष्टि में। अब आइए हम दोनों की चर्चा करते हैं। दोनों में ये तो हो गया दोनों का मतलब परिभाषा, दोनों का क्या मीनिंग है। अब आइए हम दोनों की तुलना करते हैं, तुलना यानी कंपैरिजन करते हैं माइक्रो और मैक्रो में क्या है। दोनों की मान्यता अलग अलग है, तभी तो डिफरेंस है। जब दोनों की मान्यता सेम रहेगी तो डिफरेंसेस तो दिखेंगे नहीं, दोनों सेम ही कहा जाएगा। बस इकोनॉमी से एक विषय हो गया, इसका दो पार्ट माइक्रो मैक्रो बनता ही नहीं। जब डिफरेंसेस है तभी तो है। तो डिफरेंस क्या है, तुलनात्मक अध्ययन के बाद हमें पता चलेगा। तो आइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी मान्यता ये है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है, वह छोटा मोटा कोई ना कोई काज करता है, अर्थात वह पूर्ण रोजगार के सिद्धांतों पर काम करता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, ठीक है। बेरोजगारी शब्द जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिक्शनरी में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम होता है। ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की गणना है। लेकिन माइक्रो आप जान रहे हैं कि बेरोजगारी भाई कितनी है, सरकार को कितना दोषारोपण कर रहे हैं, इतने लोग भटक रहे हैं। एक छोटे से नौकरी के लिए जब अप्लाई होता है तो लाखों लोग अप्लाई के लिए लाइन में लग जाते हैं। मैट्रिक स्तर का भी कोई जॉब आए तो उसमें हाई एजुकेटेड लोग भी चले जाते हैं। तो ये बेरोजगारी को दर्शाता है। और बेरोजगारी क्या है ये तो हम आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता होगा ना। तो बेरोजगारी तो है, लेकिन माइक्रो अर्थशास्त्र क्या कहता है, बेरोजगारी नहीं होती है। तो दोनों में विरोधाभास है और दोनों में बहुत अंतर है। अब देखिए, अब शुरुआत में चलिए, आज से 100 साल पहले आपको ले चलते हैं, विशेष रूप से इसको जानने के लिए। जब है ना 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी आई थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1929 ईस्वी में विश्व स्तर पर बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आया था। आज जिस तरह कोरोना वायरस पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया और सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। आज थोड़ा बहुत क्या उसी के जैसे ही हम बहु आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह
तो ये तो अलग चीज़ है, ये बीमारी से है, वो कुछ और कारण की वजह से था। तो 1929 ईस्वी में जो आर्थिक मंदी थी, इस मंदी की वजह से भारत ही नहीं, भारत सरीखे बहुत सारे देश, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर और शक्तिशाली देश भी धराशायी हो गए थे। उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड, वो ध्वस्त हो चुका था। बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए थे। लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई थी। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। बहुत सारे छोटे बड़े उद्योग धंधे जो थे वो दम तोड़ दिए थे। यानी समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना क्षति हुआ, जिस क्षति को पूरा करने के लिए कई वर्ष लगे। तो ये 1929 का आर्थिक मंदी है, वैश्विक मंदी के नाम से जानते हैं। ये 1929 ईस्वी में आया हुआ था और यह 1933 ईस्वी तक कायम रहा। 1933 ईस्वी तक कायम रहा। फिर उसके बाद में इससे निपटने के लिए विभिन्न प्रकार की हर देशों ने अपनी अपनी यहाँ व्यवस्था की, तरह तरह के प्लान तैयार किए, तरह तरह की सिद्धांतों को लागू किया, है ना। बाउंस बैक किया गया, अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाने के लिए बूस्टअप देने का काम किया गया, आमूलचूल परिवर्तन किया गया सरकार की नीतियों में, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था में, तब जाकर के उन प्रभावों से निपटा जा सका। लेकिन 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी, तो अब इसकी चर्चा हम यहाँ क्यों किए हैं, इस चीज को समझने के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमी 1929 ईस्वी के पहले, 1933 ईस्वी के पहले माइक्रो नहीं था, केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स था। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही था। तो उस समय तो कहा गया कि बेरोजगारी होती ही नहीं है, और सारे अर्थशास्त्री भी मानते थे कि हाँ, बेरोजगारी नहीं होती है, पूर्ण रोजगार, हर लोगों को कोई ना कोई काम होता है। पूर्ण रोजगार के सिद्धांत पर ये अर्थशास्त्र चलता था उस समय। लेकिन समय समय पर इस पर परिवर्तन हुआ। लेकिन 1929 की आर्थिक मंदी से लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उद्योग धंधा टूट गया, बहुत नुकसान हुआ। तो इसका जब आकलन किया गया, तो इस आकलन में पाया गया कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दर बढ़ी है, लोग जो है कि गरीब हुए हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। इन सभी चीज़ों का जब विवरण दिया गया, तो इकोनॉमिक्स का वो पहलू सामने आया जो अब तक डार्क था, अब तक अंधेरे में था। सारे लोग जानते तक नहीं थे कि हाँ, बेरोजगारी भी चीज़ होती है, क्योंकि पहले 1929 तक के सारे लोगों का सोच था कि भाई इकोनॉमिक्स माइक्रो जो है एक ही शाखा हुआ करता था, और इसका मानना था कि पूर्ण रोजगार के सिद्धांत पर काम करता है। तो अब बेरोजगारों की जब बात हो रही है, तो ये एक डार्क पक्ष जो है वो सामने आया, प्रकाश में आया। तब लोगों ने फिर से सोचना शुरू किया, नहीं, ये तो माइक्रो, इसमें कोई लोचा है कि पूर्ण रोजगार नहीं हो सकता है। जब पूर्ण रोजगार रहता तो इतने लोग बेरोजगार कैसे होते, नया पक्ष कैसे सामने आता। तो इसके बारे में लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। हाँ, तो छात्रों, हम चर्चा कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की सिद्धांत होता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति लोगों के पास पाई जाती है। लेकिन 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, जिसके वजह से अर्थशास्त्र का वो छुपा हुआ प्रकट हुआ अंधेरा जो अब तक लोगों को ज्ञात नहीं था। तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया, सिद्धांत देना शुरू किया। तो उसमें एक जॉन मेनार्ड किन्स नाम के, जेएम किन्स नाम के एक विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने माइक्रो अर्थशास्त्र की खोज की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की खोज की। उसमें उन्होंने बताया कि पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी भी कदापि नहीं पाई जाती है। बहुत सारे लोग जो है इच्छा से काम करते हैं, कुछ लोग नहीं काम करते हैं। तो अब सूक्ष्म स्तर पर, उपभोक्ता के स्तर पर, एक फर्म और इकाई या परिवार के स्तर पर जो इकोनॉमिक्स सीमित था कल तक, 1929 तक, अब उसके बाद जॉन मेनार्ड किन्स ने इस इकोनॉमिक्स को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और माइक्रो अर्थशास्त्र के बारे में लोगों को बताया। इस तरह हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांतकार हैं, रचनाकार हैं, वो जेएम किन्स हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र पर अब बड़े पैमाने पर देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, एक बड़े जनसमूह के स्तर पर व्यापक सिद्धांतों का अवलोकन किया जाता है। ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसमें और भी चर्चा करेंगे। जैसे कुछ इकोनॉमिकल वर्ड सब है जो कठिन, जैसे जीडीपी क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है ना, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, है ना, लोच बिलोच, उसमें वक्र भी होते हैं, लॉरेंज वक्र। ये सब की चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगले वीडियो में, कुछ इकोनॉमिकल वर्ड है जो टेक्निकल वर्ड है,
जिसका सीधे शब्द सुनने से उसकी परिभाषा उसके बारे में ज्ञात नहीं हो पाता है, तो उसकी हम परिभाषा सहित उसके उदाहरणों के द्वारा उन शब्दों को समझाने की कोशिश करेंगे। और यह आपको और काम तब आएगा जब आगे हम बड़े बड़े चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो वो शब्द आपको पहले से पता रहेगा उसके बारे में, तो उसके बारे में समझने में और उस चैप्टर को सहूलियत से आत्मसात करने में आपको सुविधा होगा। तो आज का क्लास इतना ही ख़त्म करते हैं, इतना ही देर के लिए रखते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग अगले नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद छात्रों।